हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम इस मिडाइवल हिस्ट्री के ऑप्शनल में बात करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। और हमने फिरोज शाह तुगलक के ऊपर हमने 2 वीडियो किया है जिसमें हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। फिर फिरोज शाह तुगलक के कुछ हमने जो उसने पॉलिसी अपनाया था, तुष्टिकरण की नीति जो अपनाया था उसको हमने देखा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक का पब्लिक वर्क, किस तरह से उसने सार्वजनिक निर्माण विभाग में किस तरह से काम किया, कितने मदरसों का निर्माण करवाया, बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे शहरों को बसाया। तो उन चीज़ों को आज देखने वाले हैं। साथ साथ आज देखने वाले हैं हम लोग रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति क्या थी फिरोज शाह तुगलक का। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है। हम चाहें कि इस वीडियो में पूरा ये हमारा खत्म हो जाए। आज के इस वीडियो में पूरा फिरोज शाह तुगलक को हम लोग खत्म कर दें। इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमने फाइनेंस के बारे में पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक का फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या था, वित्त के क्षेत्र में उसने क्या क्या किया था। उसने अकॉर्डिंग टू शरीयत जितना भी आपके टैक्सेस थे उतने ही टैक्सेस को रखा था। बाकी ऑल जितने भी टैक्सेस थे लगभग 21-24 टैक्सेस को उसने एबॉलिश किया था, हमने देखा था उस वीडियो में। और फिर हमने देखा था कि स्लेव डिपार्टमेंट का स्थापना किया था। तो प्रथम ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने कि स्लेवों के लिए, गुलामों के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान बंदगान। हमने बताया था कि उसमें 1,80,000 स्लेब्स को रखा गया और लगभग उसमें से 1,20,000 स्लेब्स को ट्रेंड किया गया अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, हमने फिर ये सब सारी चीज़ें देख लिया था। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है 67th बीपीएससी को लेके, केवल 67 बीपीएससी ही के लिए ही यूजफुल नहीं है, सीडीपीओ के लिए भी यूजफुल टेस्ट सीरीज है। सीडीपीओ के लिए हम लोग स्पेशल टेस्ट सीरीज लाएंगे, इसके लिए जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज ओनली 488 में आपको अवेलेबल है। इसमें अभी 10 टेस्ट हमने रखा इनिशियली, अभी आगे हम लोग इसमें और भी टेस्ट बढ़ाएंगे, 12-13 टेस्ट होगा। तो इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना। और इसमें बहुत सारे आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको छोटे छोटे क्यूज मिलने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको बीपीएससी प्लेटफॉर्म का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से आप स्टोर सेक्शन में जाके डाउनलोड आप पे करके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ हमने बिहार एसआई का भी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है बहुत ही कम प्राइस में, 399 में, जिसमें हमने बहुत सारे टेस्ट, लगभग 250 प्लस टेस्ट हमने इंक्लूड किया है। 250 प्लस मॉक टेस्ट है उसमें कुछ फुल लेंथ टेस्ट 30 हैं, कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं, बिहार स्पेशल टेस्ट है। तो ये बिहार एसआई का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है फॉर बिहार एग्जाम। ठीक है, केवल बिहार एसआई के लिए क्या, ये बहुत ही प्योर हिंदी में है, इसमें इंग्लिश का यूज नहीं किया है। तो बिहार एसआई के ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी वाले होते हैं, इसलिए इस टेस्ट को केवल हिंदी में ही बनाया गया। तो बहुत यूजफुल टेस्ट है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज को हम देखते हैं किस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने पब्लिक वर्क मीन्स सार्वजनिक निर्माण में किस तरह से उसने काम किया, वो चीज को देखेंगे। थोड़ा ज्यादा क्योंकि इसमें सवाल एक बार बीपीएससी में आ चुका है, डायरेक्टली बीपीएससी 2012 में सवाल आया है, राइट नोट ऑन पब्लिक वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के पब्लिक वर्क्स को हम जानेंगे। ओके, देखिए अगर हम बात करेंगे तो इसने किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग या पब्लिक वर्क एक्टिविटी में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त किया, क्या क्या चीजें किया, उस चीज को देखना चाहते हैं। तो पहला बात की फाउंडिंग न्यू सिटीज, बहुत सारे नए नए शहरों की स्थापना किया। हालांकि हमने स्लाइड को इंग्लिश में ही बनाया है, मैं हिंदी बोलते जाऊंगा, उस चीज को आप लोग समझते जाइएगा। देखिए पब्लिक वर्क ऑफ फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख बनाए गए, अभी आपको देखते होंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। तो उस तरह से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट उस समय जो था पीडब्ल्यूडी, उसके प्रमुख जो बनाए गए मलिक गाजी सहना, मलिक गाजी सहना। ओके, ये हमारे हो गए हेड ऑफ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। इसके साथ इसके सहायक रखे गए। ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको जानने चाहिए। अब्दुल हक, ओके। अब ये क्या था कि पीडब्ल्यूडी में जितने भी काम होने हैं, इस काम का पहले प्लान तैयार किया जाता था। उस प्लान को तैयार करने के बाद जो उसमें वजीर था, दीवान विजारत, जो वजीर का एक डिपार्टमेंट था, दीवान विजारत, वहां भेजा जाता था कि ये काम करना है, यहाँ पे नए शहर बताना, यहाँ पे नया कैनाल्स बनाना है। उसके अकॉर्डिंग फिर उस यहाँ से फिर जो राशि थी दीवान विजारत के थ्रू सैंक्शन होता था। ये मतलब कहने का मतलब कि तरीका था एक। तो ये मैंने बता दिया आपको एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं कि फरिश्ता, एक इतिहासकार है फरिश्ता,
कंटेम्प्रेरी इतिहासकार हैं। ओके, तो फरिश्ता का कहना है कि फिरोज शाह तुगलक ने मकबरा, स्तंभ, मस्जिद, सराय, नहरें, मदरसा, महल, बांध, नगर, पुल, तो उसने एक डाटा दिया। ठीक है, फरिश्ता ने बहुत सारा डाटा दिया था आपको। इसकी पिछले बार में बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इसने बताया था कि करीब 4,75,000 आर्मी थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। देखिए, फरिश्ता ने मकबरों का निर्माण कराया, लगभग 5 मकबरा, 10 स्तंभ, 40 मस्जिदें, 100 सराय। सराय मतलब एक रुकने का जो जगह होता थे, इंस हाउस जिसको बोलते हैं, इन हाउस बोलते हैं वो। ठीक है, नहरें की बात करें 200 नगर बसाया, नहरें 11, नगर 200, नगर 200। पुल की बात करें 150 पुल बनाया, 50 बांध बनाया। ठीक है, 20 महल बनाया, फिर मदरसे 30 बनाया। मतलब ये डाटा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इस डाटा को आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए फाउंडिंग यूनिवर्सिटी का हम बात करें तो जो भी इसने शहरें बसाया वो बहुत ही संख्या में बसाया, बहुत ही वेल प्लान्ड था। उसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, उसके अंदर मॉस्क्यू हैं, उसके अंदर रेस्ट हाउसेज हैं, हॉस्पिटल हैं, टैंक्स हैं। मतलब केवल शहर में केवल मतलब ऐसा नहीं कि केवल शहर ही बताया गया, शहर के अंदर बहुत सारी सुविधाएं भी दी गई। अब देख सकते हैं मॉस्क्यूज हैं, रेस्ट हाउसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, टैंक से पानी की व्यवस्था है, डैम्स है, गार्डन्स हैं, सो मेनी थिंग्स इंक्लूड किया गया उस सिटीज में। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे शहरें हैं जो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्रों में बसाए गए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हिसार फिरोजा, हिसार हरियाणा में है, तो वहां पे हिसार शहर बसाया गया, उसका नाम हिसार फिरोजा रखा गया। फिरोजपुर अपने ही नाम पे, फतेहाबाद, उसने फिरोजाबाद के अलावा, जैसे कि फिरोजाबाद के अलावा अगर हम बात करते हैं तो उसने जौनपुर जो शहर आप देखते हैं इस यूपी में, उसको भी रिनोवेट किया। ठीक है, जौनपुर जो जौना खां के नाम पे बनाया गया शहर था, पहले से मैंने आपको बताया था। तो जौनपुर शहर को भी इसने रिनोवेट किया। ओके, अब इन सारे टाउन्स में ग्रैंड मार्केट्स हैं, मतलब जो भी गाँव से जितनी भी एग्रीकल्चर वाले चीजें आती हैं वो ग्रैंड मार्केट में जा रही है। तो जो टाउन्स थे वो ऑलरेडी ट्रेड हो या हैंडीक्राफ्ट हो, सारे चीजों का कहीं ना कहीं एक सेंटर बन गया था। वही जिसने गुलामों को भर्ती किया था, बहुत सारे गुलामों को, उन गुलामों को इन सारे हैंडीक्राफ्ट में, ट्रेड वाले कामों में लगाया गया। ठीक है, ये हमारा हो गया कि बहुत सारे नए नए शहरों की स्थापना, मैंने आपको कुछ शहरों के नाम बता दिया। ठीक है, अब हम बात करें कैनाल्स का। कैनाल्स के ऊपर हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि इसने 11 नहरें बनाया, मैंने उसमें 4 नहरें बताया था, किस तरह सतलज से यमुना है। ठीक है, तो बहुत सारे नहरें को बनाया इरिगेशन के लिए, और जो भी इरिगेशन, कहने का मतलब इरिगेशन में इन नहरों का पानी का इस्तेमाल करता था उनको टैक्स देना पड़ता था। हक ए सर्वर का नाम का टैक्स था, एडिशनल 10% टैक्सेस था, 10% टैक्सेस था। तो ये हमने बता दिया ऑलरेडी। कैनाल्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैनाल्स के बारे में मैंने बताया है। ओके, कि कौन कौन से कैनाल्स थे। ठीक है, रेस्ट हाउस की बात करेंगे तो लोगों को रुकने के लिए, व्यापारी हैं, व्यापारी जा रहे हैं रास्ते में, उनको रुकना है तो उनके लिए इंस हाउस जिसको बोलते हैं, रेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, सराय जिसको बोलते हैं, उन हाउसेज का निर्माण किया गया। वहां पे कोई भी ट्रेवलर है वहां पे 3 दिन तक रह सकते थे। ठीक है, तो सुल्तान ने लगभग 100-120 सरायों का निर्माण करवाया, और ज्यादातर जितने भी सराय का निर्माण करवाया गया वो दिल्ली और फिरोजाबाद वाले एरिया में था। इस बात को समझिएगा, दिल्ली और फिरोजाबाद वाले एरिया में था। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपको। जब भी आपको पब्लिक वर्क्स लिखना है तो इस तरह से आपको लिखना है, फाउंडिंग न्यू सिटी, उसके बारे में, कुछ कैनाल्स के बारे में, रेस्ट हाउसेस के बारे में। अब आते हैं मदरसा के ऊपर। तो देखिए, मदरसा की अगर हम बात करेंगे तो मदरसा ए फिरोज शाही, देखिए मदरसा ए फिरोज शाही, मदरसा ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह ने बहुत सारे मदरसाओं का निर्माण करवाया, और मदरसाओं का अगर कल्चरल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से कल्चरल एक्टिविटीज का एक काम, मतलब कहने का मतलब कि इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो मदरसाओं में था। ठीक है, तो मदरसा फिरोज शाही बनाया, जो हौज खास फिरोजाबाद में वहां पे बनाया था। ठीक है, उसके बाद मदरसा सीरी में एक मदरसा बनवाया, बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मदरसाओं का निर्माण किया गया। उनमें जो अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ उन मदरसाओं के आसपास में टैंक्स,
रिजर्वायर्स हैं, वेल्स हैं, ठीक है। मीन्स की पानी की व्यवस्था भी उन चीज़ों में, कहने का मतलब कि मदरसाओं में, शहरों में पानी की व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं टैंक, रिजर्वायर हर जगह बनाया गया। तो बहुत ही देख सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन मेजर आपको देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण कराया हर एक जगह पे, तो इसको तो हमको लिखना नहीं, बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण करवाया। अब अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटल, मैंने बताया कि कुछ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुछ मानवीय कृत्य में, इट मीन्स की ह्यूमन वर्क किया गया, जो कि बहुत ही वेलफेयर ऑफ द पीपल अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हॉस्पिटल्स का निर्माण, दारुल सफा जहाँ पे फ्री में इलाज हो रहा है लोगों का, लोगों को मेडिसिन फ्री में मिल रहे हैं, साथ बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको खाना भी वहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का भी निर्माण कराया गया, ठीक है। मैंने गार्डन के बारे में बताया था कि लगभग 1200 गार्डन का निर्माण कराया गया दिल्ली में। और इन गार्डन का निर्माण केवल बस ऐसा नहीं कि बस गार्डन का निर्माण कराया गया, उनमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत सारे कहने का मतलब कि फल हैं, उन फलों से उन जैसे कि मतलब अंगूर है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, खजूर हैं, उनसे सुल्तान का इनकम था 1,80,000 टन का। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल है ये गार्डन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। पिलर्स, जिसको स्तंभ बोलते हैं, जीतने के बाद पिलर बनाया जाएगा। तो आपको पिलर्स के बारे में अगर आप ध्यान रखिए तो अशोका के द्वारा बनाए गए स्तंभ, दिल्ली टोपरा हो या मेरठ टोपरा अगर हम बात करते हैं, तो ये दो स्तंभ जो कि हरियाणा में थे, उनको दिल्ली लाया गया। एक तो कोटला, फिरोज शाह कोटला मैदान में लाया गया, ठीक है। तो ये हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे, जो हम बात करेंगे स्थापत्य की बात करेंगे तो वहां पर हम पिलर्स को देख लेंगे, तो ठीक है। तो पिलर्स को जो मेरठ था, टोपरा से था, ठीक है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, वहां से उन स्तंभों को लाके ये दिल्ली के में कहने का मतलब कि स्थापित करवाया, ठीक है। तो उनको कहने कहीं ना कहीं एक संरक्षण का काम किया, उन फिरोज शाह तुगलक ने अशोका के पिलर्स के संरक्षण का काम किया। तो ये आप देख सकते हैं। रिपेयर एंड रिस्टोरेशन वर्क, देखिए मैंने स्लाइड पहले से बना दिया है कि आपका टाइम बचे, और इन स्लाइड्स के जो भी मैंने लिखा है टॉपिक उसको मैं ऑलरेडी मैं समझा रहा हूं, तो उसको आप जब भी नोट्स बनाए तो उन चीज़ों को जरूर लिखें, केवल बस टॉपिक को नहीं लिखना है। देखिए रिपेयर एंड रिस्टोरेशन वर्क की बात करते हैं, तो फिरोज शाह जितने भी बहुत सारे बिल्डिंग्स थे, जो बिल्डिंग खंडर अवस्था में चले गए थे, उनको रिपेयर करने के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया गया। बहुत सारे ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे ओल्ड मकबरे हैं, उनका निर्माण, उनको रिपेयर कराया गया। जैसे कि शमसुद्दीन अगर हम बात करेंगे, देखिए जो शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन का जो मकबरा था उसको रिबिल्ड किया गया। फिर उसके जो मकबरा का जो गेट था उसको सैंडलवुड से मतलब कहने का मतलब कि बनाया गया। तो रिपेयर एंड रिस्टोरेशन वर्क भी किया गया। जैसे कि हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा था, उसको भी, उसके भी डोर्स को, उसके भी गेट को सैंडल में चंदन के लकड़ी से उसका गेट को बनाया गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो एक शहर बसाया गया था, शहर बनाया गया था जहां पना, उन शहरों को भी कहीं ना कहीं जो कहने का रिबिल्ड करने का काम किया गया, रिपेयर करने का काम किया गया। सबसे बड़ी बात जो अगर हम बात करें अचीवमेंट की बात करते हैं, रिपेयर और रिस्टोरेशन की बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो वो है कुतुबुद्दीन मीनार का, जो बोला था कि लाइटिंग की वजह से कुतुब मीनार का जो छत था वो टूट गया था। तो उन जो अपर स्टोरी है, जो कुतुब मीनार का सबसे ऊपरी जो तल्ला था, मैंने इसके पहले डिस्कस किया है, तो उसको भी फिरोज शाह तुगलक ने कहीं ना कहीं रिपेयर करवाया। तो सवाल एक आता है कि इनमें से किन शासक का कुतुबुद्दीन मतलब कि कुतुब मीनार के बनाने में योगदान रहा या नहीं रहा, तो वो ये आप ध्यान रखिए फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद जितने भी कुतुब मीनार के आसपास के जितने मॉस्क्यूज हैं, या इल्तुतमिश का मकबरा हो, या शमसुद्दीन का मकबरा हो, या अलाउद्दीन के मकबरा हो, सारे का कहीं ना कहीं निर्माण करवाया। अगर हम बात करते हैं कि हौज ALI, जो हौज खास जिसको बोलते हैं, जो निर्माण करवाया गया था, उनका उस हौज खास का भी रिपेयर रिस्टोरेशन वर्क हुआ। तो आप सिंपली लिख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक जो अगर हम बात करते हैं रिस्टोरेशन की, अगर हम बात करते हैं तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया। इन्होंने बहुत सारे मॉस्क्यूज, बहुत सारे अगर हम बात करते हैं मकबराओं का या कुतुब मीनार की बात करते हैं, सारे कहीं ना कहीं इसने रिस्टोरेशन करने का, रिपेयर करने का काम किया, ठीक है। ये सफिशिएंट है। तो ये अगर हम बात करते हैं
तो ये हमारा हुआ फिरोज शाह तुगलक का पब्लिक वर्क्स। तो पब्लिक वर्क्स पे अगर कभी भी आए तो आप इजिली रूप से इन चीज़ों को लिख सकते हैं 200-250 वर्ड में इजिली रूप से, ठीक है। अगर हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक का अगर हम बात करते हैं विलोवेलेंट या ह्यूमन वर्क की बात करते हैं, मीन्स कि वो किस तरह से कल्याणकारी काम किया, किस तरह के उसने ऐसे काम की जो कि पब्लिक के लिए सही में फायदेमंद था, उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करते हैं दीवान ए खैरात। देखिए दीवान ए खैरात की बात करते हैं तो ये इस तरह से डिपार्टमेंट बनाया गया कि जो भी ऑर्फिन मीन्स कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं या विधवा महिलाएं हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट था, ठीक है। उनका देखभाल किया जाता था, ठीक है। वहां पे उनको खाना पीना सब मिल रहा है। तो दीवान ए खैरात जो कि ऑर्फेंस या विडोज जितनी भी थी उनके लिए बनाया गया, तो बहुत ही बेहतरीन ये आप देख सकते हैं दीवान ए खैरात। यहाँ तक जितनी मुस्लिम महिलाएं थी जो विडोज होती थी उनका शादी करवाया गया, उनको मतलब देख रेख किया गया, जो भी ऑर्फेंस थे उनका देख रेख किया गया। सबसे बड़ी बात अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे जो काम किया दीवान ए खैरात की अगर हम बात करते हैं तो स्पेशली फॉर मुस्लिम मतलब करेंगे मुस्लिम पीपल्स के लिए। इट मीन्स कि ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने अपनी कट्टरता को दिखाया, यहाँ पर इसने हिंदुओं को शामिल नहीं किया इस मामले में, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कि जो रिलीजियस पॉलिसी था वो किस तरह से इसने शरीयत को लागू किया अपने शासन में और कितना कट्टर ये बना, उन चीज को हम देखेंगे। दारुल सफा का तो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी कि हॉस्पिटल है, एक तरह का फ्री मेडिसिन मिल रहा है, जो भी गरीब लोग हैं उनको भी वहां पर इवन देखिए दारुल सफा जो था वो सारे मतलब कहने के रिलीजन के लिए था। तो हॉस्पिटल्स का निर्माण किया गया दारुल सफा के तहत और जितने भी लोग थे उनको फ्री में मेडिसिन मिल रहा है। फिर उनके बाद उनको खाना पीना भी, जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको खाना पीना भी मिल रहा है, फ्री में फूड मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। सराय तो मैंने बताया कि लगभग 120 या 200 सराय की स्थापना की गई फॉर द मर्चेंट, फॉर द ट्रेवलर, जो बीच में रुकना है उनको 3 दिन तक रुक सकते हैं, वहाँ पे व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, सब कुछ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे दीवान इश्तियाक, देखिए दीवान इश्तियाक उस डिपार्टमेंट की बात करते हैं। दीवान इश्तियाक वो डिपार्टमेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवान इश्तियाक में क्या था कि पेंशन देने की काम किया। पेंशन मीन कि जो भी लोग रिटायर होंगे, चाहे वो मिलिट्री से रिटायर हो या कोई भी चीज से रिटायर हो, उनको पेंशन मिलेगा जितना उनका सैलरी था उनका 1/4, ठीक है, 1/4 जितना उनका इनकम था आय का 1/4 उनको एज ए पेंशन के रूप में मिलेगा। तो बहुत अच्छा काम देख सकते हैं, ठीक है। ये था रोजगार ए दफ्तरनामा। रोजगार ए दफ्तरनामा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये था क्या कि जितने भी 14 वर्ष से अधिक मतलब 14 वर्ष से अधिक जितने भी मुस्लिम अगर हम बात करते हैं जनता थी उनको रोजगार दिया जाएगा, उनको उसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा उस तरह से, फिर उनको रोजगार दिया जाएगा, मतलब फॉर मुस्लिम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनके जो रिलीजियस इंटॉलरेंस टुवार्ड द हिंदू वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा। तो रोजगार है दफ्तरनामा का काम क्या भैया, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल मुस्लिम बॉयज की अगर बात करते हैं एट द एज ऑफ 14 ईयर एंड एबव, ठीक, इस बात को समझा रखेगा। अब है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या काम किया उस बात को समझेंगे। तो बहुत सारे मदरसाओं का निर्माण किया गया जहां पे रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है मुस्लिमों को, ठीक है। साथ ही साथ इसने बहुत सारे, अभी हम आगे देखेंगे लिटरेचर वाला पोर्शन, उसमें बहुत सारे हिंदू ग्रंथों को ट्रांसलेट किया गया, ठीक है। जितने भी हिंदू ग्रंथ थे उनको कम लगभग 1300 संस्कृत मनुस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया गया जब इसने ज्वालामुखी टेम्पल को लूटा नागरकोट में, जब इसका अभियान चला, आगे हम बताएंगे। तो वहां से लगभग 1300 संस्कृत मनुस्क्रिप्ट को लाया और उसको ट्रांसलेट किया पर्शियन भाषा में, ठीक है। कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता के साथ भी ये हिंदू जो भी कल्चर था उसको समझना चाहता था और कहीं ना कहीं उनसे भी ट्रांसलेट करवा के बुक लिखवा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ये भी एक सही काम है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे रिलीजियस पॉलिसी, बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिएगा। तो दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक जिसने शासन का आधार क्या बनाया, शरीयत को। अभी तक कोई भी शासक, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले, उसने तो धर्म को माना ही नहीं, उसने धर्म से वो अपने आप को ऊपर माना। एमबीटी की बात कर ले, वो भी धर्म को उतना नहीं माना। बलबन की बात कर ले, तो ये सारे शासक देख रहे हैं, ये सारे शासक अगर हम बात करेंगे तो धर्म को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है पॉलिटिकल मामलों में,
लेकिन अगर हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक, एक मैंने बोला धर्म भीरू व्यक्ति है, ये धर्म से डरता है, ठीक है। तो ये शरीयत को बोला कि देखो हम ऐसा करेंगे, शरीयत के अकॉर्डिंग शासन चलाएंगे। अभी तक शरीयत, देखिए शरीयत के अकॉर्डिंग शासन चलाने का मतलब है, अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हदीस को माने, जो कुरान के अकॉर्डिंग शासन करे, कुरान में जो लिखा है एकदम एग्जैक्टली सेम चीजों को शासन करेंगे। धार्मिक कट्टरता जिसकी हम बात करेंगे तो वो अपनाने का काम किया। इसने शरीयत के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब टैक्सेस थे उसी टैक्स को लगाया। खराज, खम्स हो गया, जजिया हो गया, जकात हो गया, इन सारे टैक्सेस के अलावा इसने सारे टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया। आप देख सकते हैं। अभी ये क्या किया, सबसे बड़ी बात, उलेमाओं से हर निर्णय में सलाह। अब देखिए मैंने बताया कि उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए जो कंसिलेशन का इनका जो पॉलिसी था, तुष्टिकरण की जो नीति इसने अपनाया, तो इसने उलेमाओं को भी संतुष्ट किया। मैंने पहले बताया कि उलेमाओं को संतुष्ट किया, उलेमाओं के लिए काजी का पोस्ट सेपरेट कर दिया कि काजी पोस्ट पे उलेमा बैठेंगे, ठीक है। देन इसने क्या किया, उलेमाओं से जितना भी निर्णय ले रहा सबसे सही, क्योंकि देखिए शरीयत को जब आधार आपने बनाया है तो उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, उन शरीयत की, उनको कुरान को इंटरप्रेट करने का काम कौन करेगा, उलेमा करेगा। तो उलेमाओं से सहयोग ले रहा हर काम में, हर कोई भी काम करे उलेमाओं से, तो उलेमा अपने आप खुश हैं। उलेमाओं तो इनके समय विद्रोह हुआ भी नहीं उलेमाओं से, उलेमा इनके ऊपर खुश क्यों हैं और उलेमाओं को खुश करने का काम क्यों किया। आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक एक शुद्ध मुस्लिम नहीं था, क्योंकि ये हिंदू मां से जन्मा हुआ था, तो शुद्ध मुस्लिम नहीं था, तो उलेमा कभी विद्रोह कर सकते थे इसके खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए इसने उलेमाओं को इतना ज्यादा, मतलब कहने का मतलब कि वैल्यू दिया अपने साम्राज्य के समय में। इसने उलेमाओं को बोला कि आप शरीयत को इंटरप्रेट करें। यहां तक इसने उलेमाओं को, मतलब इट मींस ये हो कि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को इसने मिक्सअप कर दिया। अभी तक इसने सब लोगों ने दूर रखा था। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर ले, उसने क्या किया था कि उलेमाओं को मतलब राजनीतिक से दूर कर दिया, पृथक्करण कर दिया था। जो आपने देखा था उलेमाओं के पद को एकदम मतलब उनका वैल्यू डाउनग्रेड कर दिया था, ये हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं इंटॉलरेंस टुवर्ड हिंदू, ये क्या भैया, तो देखिए अगर हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रति जो असहिष्णुता अपनाया, जितने भी हिंदूस थे, जो ब्राह्मण हो, बहुत सारे मंदिरों सॉरी टेम्पल्स को तोड़वाया, ठीक है। तो आपने देखा कि एकदम प्योर कट्टर मुस्लिम बनने का जो ये काम करेगा, आगे आपको देखो बहुत सारे, हालांकि बहुत सारी चीजों को जो जो हम बात करते हैं कट्टरता, एक मुस्लिम जो शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं, उन चीजों को इसने अपनाया। लेकिन सबसे मोस्ट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो इसने एक धार्मिक कट्टरता के जो परिचय जो दिया उसको आपको देखने को मिलेगा इनके कामों में, ठीक है। इसलिए मैंने फिरोज शाह तुगलक को पढ़ाने से पहले मैंने इसके बारे में बताया। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक मैंने पढ़ाया था, तो मैंने पूरा मोहम्मद बिन तुगलक के इंट्रोडक्शन समझाया कि मोहम्मद बिन तुगलक किस तरह से क्या था। तो इसलिए अगर हम बात करेंगे तो इनटॉलरेंस टुवर्ड हिंदू, एक ब्राह्मण था, उसने अपने घर में आइडल वर्शिप मींस की मूर्ति पूजा कर रहा था, तो उसके घर उसको पब्लिकली उस ब्राह्मण को जला दिया, ठीक है। और उस पर एक विवाद था कि उसने एक मुस्लिम महिला को हिंदू में कन्वर्ट करवाया। तो कहीं ना कहीं जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं सारे टेम्पल्स को तोड़ फोड़ कर दिया, ठीक है। और जितने भी मतलब मुस्लिम छोड़ के सारे, यहाँ तक इसने ये भी काम किया। मैं अगर आपको बता दूं, आगे मैंने शायद स्लाइड बनाया था, नहीं, हाँ, अगर मैं आपको बात करूं तो इसने सिया हो, क्योंकि सुन्नी, ये सुन्नी धर्म को माना, इसने सुन्नी के आइडियोलॉजी को फॉलो किया। इसने सिया हो या सूफी हो या मुनहाविया हो या मदहाविया हो, मदहावी विद्रोह मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक के समय में और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो इस्माइल समूह एक सिया का, उन सारे को कहीं ना कहीं दंडित किया। केवल सुन्नी को फॉलो कर रहा, केवल शरीयत के अकॉर्डिंग काम कर रहा। इसलिए ऐसा शर्मा बोलते इट इज पीटी दैट सच अ सुल्तान शुड हैव besmirched his fair name। कह रहा है कि बाय एक्ट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, ये सॉरी ये ऊपर से आ गया, कोई बात नहीं, इसको इसमें ऐड कर लीजिएगा। कह रहा है कि ये बहुत ही दयनीय बात है, ये बहुत ही कहने का तो दयनीय स्थिति है। एक सुल्तान ने अपना नाम बदनाम किया इस तरह के धार्मिक असहिष्णुता को लेके। आरसी मजमूदार का कहना है कि फिरोज शाह वाज द ग्रेटेस्ट वाइगोट ऑफ हिज, वो उस समय के टाइम में सबसे बड़ा कट्टर था, तो वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन बर्ने देखिए, बर्ने बहुत अच्छा बोल रहा, बर्नी बोल रहा आइडियल मुस्लिम रूरल, मीन्स की बर्नी के अकॉर्डिंग जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान है एवं सच्चा मुस्लिम शासक है।
क्यों? क्योंकि उसने मुस्लिमों के प्रति बहुत अच्छा काम किया। तो जियाउद्दीन बर्नी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन तो बोलेगा ही इस चीज को, ठीक है। समझेंगे चीजों को किस तरह से। अब देखिए इसको, इसके बारे में थोड़ा सा हम चीजों को देखेंगे। एक सूफी संत है, बाद में सूफी, जो भी सूफी संत है बाद में उनको जो भी सूफीज्म को मानते हैं उनको ये उनके प्रति उनका इंटॉलरेंस ही रहेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में क्या था कि सूफी संत फरीदुद्दीन गज ए शंकर रूमी, ये देखिए नाम है इसका, ये शिष्य था, ठीक है। इसका ये शिष्य रहा, मतलब कि और ध्यान रखिएगा ये अजोधन के हैं। अजोधन, अजोधन मीन्स मुल्तान, यहाँ के अजोधन मुल्तान के ये सूफी संत हैं फरीदुद्दीन गजे शंकर रूमी, उनका ये शिष्य रहा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। स्टार्टिंग में आगे हम देखेंगे कि बहराइच, बहराइच में मैंने बताया था आपको, मैंने आपको पहले पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी का एक मकबरा है, एक योद्धा था वो, बहराइच का एक योद्धा था, एक सैनिक था। तो सैयद सलार मसूद गाजी, इसके मैंने बताया था फिरोज शाह तुगलक इसके मकबरे पे जाया करता था। कर लोगों दो बार, ये दो बार गया बहराइच में इस सैयद सलार मसूद गाजी के मकबरा पर, ठीक है। अब वहां से यात्रा करने के बाद, वहां यात्रा करने के बाद ऐसा हुआ कि इसके हृदय परिवर्तन हुआ, बोला जाता है कि इसके सपने में आया सैयद सलार मसूद गाजी, और उसके बाद एकदम आप ये समझ लीजिए कि इसने धार्मिक दृष्टिकोण इसका एकदम चेंज हो गया और एकदम कट्टर मुस्लिम बनने के प्रति उतारू हो गया। इसने यहाँ तक ये किया कि जितने भी कुरान के अकॉर्डिंग, मतलब सारा या कुरान के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं उनको मानने का आया। इसने अपने पैलेस, अपने महल में जितने भी आप ये भित्त चित्र में, तो कि जो दीवार में पेंटिंग होता है तो दीवार में बहुत सारे पेंटिंग था ह्यूमन फिगर के साथ, उन सारे पेंटिंग को हटा दिया, बोला कि इस्लाम धर्म के अंदर अंतर्गत नहीं होता, ये सही नहीं है। गोल्ड और सिल्वर के जितने भी मतलब बर्तन थे जो डिनर के इस्तेमाल करता था उसको मना किया कि नहीं, गोल्ड और सिल्वर के बर्तनों में खाना नहीं खाया जाएगा हमारे दरबार में। जितने भी प्योर सिल्क रेशमी कपड़े थे या जरी के कपड़े थे उन सारे जरी कपड़ों को बैन कर दिया, नहीं पहनना है रेशमी कपड़े, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं को बैन कर दिया कि वो दिल्ली से बाहर जितने भी मकबरे हैं कोई भी संत का, उन मकबरों पे मुस्लिम महिलाएं नहीं जा सकती दिल्ली के बाहर, ठीक है, ये कर दिया। उसने बहुत सारे हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, मैंने पहले बताया, ठीक है, बहुत सारे हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया, ओके। और यहां तक के इसने ये भी किया, मैं आगे लिख दूं, राजकीय खर्च पर, स्टेट ट्रेजरी से सारा फाइनेंस होगा, स्टेट ट्रेजरी का सारा खर्चा होगा, राजकीय खर्च पे हज यात्रा। तो हज यात्रा भी मतलब कहने का मक्का मदीना जाना है, उसको स्टेट का ट्रेजरी से मिलेगा। तो देख सकते हैं कि अभी भी मिलता है, कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलता है, ओके। ब्राह्मणों पर जजिया कर, तो पहला मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया वो फिरोज शाह तुगलक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तक ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगा था, डिसेबल्ड लोगों पर जजिया कर नहीं लगता था, ठीक है। जजिया कर एक तरह का रिलीजियस टैक्स था फॉर द आप समझिए कि सिक्योर रहने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक इस्लामिक स्टेट के अंदर में हैं, ठीक है, तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस्लाम को स्वीकार करें, ये कंडीशन था। तो ब्राह्मणों को जजिया कर लगाने वाला शासक हो गया। इसने जितने भी टैक्सेस थे, ऑल टैक्सेज, जो टैक्सेज सहारा के अकॉर्डिंग, शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं है, ऑल दिस टैक्सेस वेर एबॉलिश्ड, ठीक है। लगभग 24 टैक्सेज आउट ऑफ 27 वेर एबॉलिश्ड एट द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 27 में से लगभग 24, कहीं कहीं 21 भी मिलता है, इस डाटा पर ज्यादा ध्यान, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट सारे टैक्सेस को एक्सक्लूडिंग जकात, जजिया, खम्स, खराज, इन सारे टैक्सेस को छोड़कर सारे टैक्सेस को कहीं ना कहीं अबॉलिश्ड कर दिया गया, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए एकदम प्योर मतलब कट्टर मुस्लिम बनने वाला है। अब देखिए इसने किया कि जो भी लोग इस्लाम धर्म को मानेंगे उनको उपाधि देंगे, उनको जमीन देंगे, उनको पैसा देंगे, मतलब इस्लाम धर्म को मानो तुमको बहुत कुछ मिलेगा। तो ये मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार कर, इस्लाम धर्म को मनाने के लिए इसने बहुत तरह के इनाम घोषित किया, ठीक है, इस्लाम धर्म को मानो, तब ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात, अब ये तो हुआ स्वयं को कट्टर सुन्नी बनाया, कट्टर सुन्नी, कब कट्टर सुन्नी तो शिया से विवाद तो हो गए भैया। मैंने आपको पहले बताया कि शिया सुन्नी विवाद क्या था, लेक्चर नंबर 2 आप देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कट्टर शिया सुन्नी विवाद क्या है,
किस तरह उसको मैंने रिलेट करके बताया था आपको स्टार्टिंग के समय में। तो उस चीज को देखिए, एक एक वीडियो महत्वपूर्ण है, सारे वीडियो को देख लीजिएगा तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए क्या क्या कि स्वयं वो कट्टर सुन्नी बनाया, कट्टर सुन्नी बनाएगा तो भैया शिया से नफरत होगा। तो शिया सूफी, सूफी क्या थे, संत की बात करते हैं, सूफी संत की बात करते हैं, तो उनका काम था भैया हिंदू मुस्लिम भाईचारा। अब ये कट्टर मुस्लिम है तो इसको हिंदू से कोई मतलब ही नहीं है। तो उन सूफिस्ट, जो भी सूफिस्टिक मैनर, जो भी सूफिज्म को मान रहे हैं, जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ में उन सारे सूफियों से भी इसको नफरत हो गया। ठीक है, उनके प्रति ये इंटॉलरेंसी को दिखाया। ओके, मुनहाबी, ये सारे सब मुस्लिम ग्रुप है, सारे मैं मुस्लिम ग्रुप की बात कर रहा हूं। मुनहाबियों को दंडित किया। मदहाबी विद्रोह, मैंने बताया था कि गुजरात वाला साइड में महदवी विद्रोह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी, और फिरोज शाह तुगलक के समय में एक रुकन नाम का था, रुकन नाम का एक मदहबी था, उसको फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है, इस्माइली ग्रुप है, इस्माइल ग्रुप है, इस्माइली ग्रुप है एक सिया में। ठीक है, इस्माइली ग्रुप है सिया का, ये ध्यान रखिएगा, इस्माइली ग्रुप ऑफ सिया है, उनको हत्या करवाया, उनको बहुत जबरदस्त रूप से स्लॉट करवाया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं। ओके, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, वहां पे अटैक किया, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का अटैक, जब जाजनगर अभियान था, उड़ीसा का जाजनगर अभियान था, जब बंगाल अभियान से इसने बंगाल अभियान में से कुछ मिला नहीं, फिर जाजनगर उड़ीसा पे आक्रमण किया, फिर वहां पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। ठीक है, नागरकोट के ज्वाला देवी के मंदिर को तोड़ा, वहां से लगभग 1300 संस्कृत के स्क्रिप्ट्स को लिया। ये आप देख सकते हैं, धार्मिक कट्टरता को कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपको चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर अब देखिए कि मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम लड़कों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो मैंने बताया था भैया कि दफ्तर जो रोजगारनामा का स्थापना किया केवल मुस्लिमों के लिए। ये देख सकते हैं आइडियल मुस्लिम रूरल क्यों बोला बर्नी ने, इसके पीछे ये कारण है। केवल यही सवाल आ जाएगा कि बर्नी के अकॉर्डिंग ये सच्चा एवं आदर्श सुल्तान दिल्ली सल्तनत का क्यों कहा गया, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए ये सारे चीजें था, आइडियल मुस्लिम रूरल है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना रहने के बाद भी अगर हम बात करें, इन सारे आर्गुमेंट्स को अगर हम देख लें, आइडियल मुस्लिम रूरल के आर्गुमेंट्स को देखने के बाद भी कुछ ऐसे काम किया जो शरीयत के अकॉर्डिंग सही नहीं था। अब क्या भैया, शरीयत के अकॉर्डिंग सही क्या नहीं था, तो इसने वाइन ड्रिंकिंग को नहीं छोड़ा, इसने मद्यपान, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर वाइन ड्रिंकिंग करने का मतलब कि सही नहीं है, तो इसने वाइन ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट नहीं किया। इसने आतिफ, मैं बता दूं कि आतिफ एक इतिहासकार हैं, आतिफ ने डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि जहां पे दारू बनता था, इट मींस कि वाइन ड्रिंकिंग बनता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, शराब बनता था। ओके, मतलब कारखाना था एक तरह का जो कि वाइन डिपार्टमेंट था। ठीक है, तो आतिफ ने इसके बारे में बताया। चलो, कहीं ना कहीं फॉन्ड ऑफ म्यूजिक है, इस्लाम धर्म के अंदर म्यूजिक सुनना ये सब सारी चीजें बेकार है, मैं तो कहने का सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसने फॉन्ड ऑफ म्यूजिक और सॉन्ग की अगर बात करें तो ये उसका आदी था। सब ए बारात को मनाता था इसने। देखिए, सब ए बारात मुस्लिम का पर्व है, लेकिन ये ध्यान रखिए दिवाली की तरह होता, लेकिन सब ए बारात बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही ग्रेट विद ग्रेट पॉम्प, बहुत ही उत्साह के साथ मनाता था। लेकिन देखिए आगे औरंगजेब हम पढ़ाएंगे ना, तो सब ए बारात को मना कर देगा, क्योंकि एक तरह का अन इस्लामिक बोलता है, सब बारात को बोलता है कि नहीं, ये इस्लाम के अंदर ये सारे ये इस धर्म के, सॉरी, इस पर्व के अंदर जो चीजें हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो नॉन इस्लामिक है, अन इस्लामिक है, तो इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन सब बारात को मनाता है, जो कट्टर मुस्लिम होगा वो उसको नहीं मनाएगा। आगे देखिएगा औरंगजेब को। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे टॉर्चर थे। ठीक, शरीयत के अकॉर्डिंग क्या भैया, या आपने अगर चोरी किया या आपने किसी तरह का गलत काम किया तो आपको हाथ काट दिया जाएगा, मतलब डाकुओं का हाथ काट दो, पैर काट दो, ये सारी चीज था। लेकिन फिर भी इसने उन सारे टॉर्चरों को, उन सारे म्यूटिलेशंस को, जो ह्यूमन बीइंग का म्यूटिलेशन था, अपंग करने की जो विधि थी शरीयत अकॉर्डिंग, उन सारे को मना किया, बोला नहीं ये सारी चीजें सही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हटा दिया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसे चीजें हैं जो इसने शरीयत के को मानते हुए भी उन चीजों को कहीं ना कहीं नहीं माना। और देखिए इन सारे चीजों के बाद ही ये अगर हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत या तुगलक वंश के विघटन के पीछे कारण ये बन जाता, एक धार्मिक कट्टरता एक बन जाती है। सेकंड वन इज किसने नोबल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दे दिया था। ठीक है, उलेमाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप करने का मामला दिया। तो इन सारे जो पॉलिसी ऑफ कंसिलेशन इसको अपनाया, जो कि ट्राइंग टू विन ओवर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी,
कहीं ना कहीं इनके मुगल सॉरी तुगलक वंश के डिक्लाइन के पीछे वही कारण बन जाता है इस बात को। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक कोई बड़ा मिलिट्री जीनियस पर्सन था नहीं, कोई बड़ा इसका योगदान भी नहीं रहा। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं एकदम नैरो सेंस में लिया, और इसके जो एक्ट ऑफ बाइगोट्री था हिंदू मुस्लिमों के प्रति, जो इसका जो ऑपरेशन आप देख सकते हैं कि विरोध आप देख सकते हैं कि सिया सेक्ट हो गए उनके प्रति, तो ये सब कहीं ना कहीं इनके विघटन के पीछे कारण बना। अब देखिए जो बच जाता है हमारा टॉपिक, एक छोटा टॉपिक बन जाता है, तो उसको हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा फिरोज शाह तुगलक और उसके उत्तराधिकारी। तो कल हम लोग तुगलक वंश को खत्म कर देंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो उसके ऊपर कहीं भी सवाल आएगा तो आप बना सकते हैं इजिली रूप से, ठीक है। उसके बाद उसका जो भी सवाल आया प्रीवियस ईयर उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो ये सेशन को आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो, तो तक के लिए धन्यवाद।